ने उनकी शख्सियत के मुतालिक जो लिखा उसमें उसका तर्जुमा मैं समझता हूँ कि उससे मेरी शुरुआत हो। उन्होंने कहा है कि बादशाह खान इखलाक का मुजस्मा, सादगी का पुतला, बड़ा बाहिम्मत और मुखलिस कौमी कारकुन है। मैं बगैर किसी मुबालगे के ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में सब सियासतदानों में उनका रिकॉर्ड और किरदार इतना तो बुलंद है और रोशन है जितना तारों में 14वीं का चांद। हमारे उनकी ये रवाजी सियासत चलती है, लेकिन उनका तस्वर सियासत क्या था तो हमने समझा। वैसे तो मुझे भी शर्फ है कि उनसे 80s में मुलाकात हुई और उनके कदम बोसी की, लेकिन आज इस दौर में उनके अगर तस्वर सियासत को देखें तो हमने जो साईं जीएम सैयद से सीखा, उन्होंने कहा कि सियासत इबादत है जो खिदमत के जरिए होनी है। वो काम जो अंबिया, असहाबी और उनके साथी करते थे, आज सियासी कौमी कारकुनों को वो काम करना है। एक जगह पे बादशाह खान की तकरीर में मैंने पढ़ा, वो आप लोगों को तो यकीनन मालूम होगा लेकिन सब सामीन को, उन्होंने अपने दोस्तों को हिदायत करते हुए जिस सियासत को कहा कि अपने खुदाई खिदमतगार की पाक तहरीक कामयाब करना है, तो सियासत में तहरीक को पाक इखलाक किरदार से पाक करने की ये टर्मिनोलॉजी है कि सियासत इबादत है और पाकाई इबादत में होती है। तो ये था उनका तस्वुर सियासत। एक जगह यानी साईं जीएम सैयद कहते थे कि दुनिया में फलसफे हैं कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, लेकिन हम इस चीज की नफी करते हैं, हम इस चीज को नहीं मानते। हम कहते हैं कि जहां मोहब्बत हो तो मोहब्बत में हर शय जायज होनी चाहिए। तो तहरीकों में अपने अजीम मकासद हासिल करने के लिए तरीके भी जायज होने चाहिए। इसका अक्स जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया और इनका जो हमने देखा है इनकी तहरीकें, और उसमें साईं जीएम सैयद ने जो मकासद बताए कि मजमूई तौर पे जो भी हमारा काम है वो इत्तेहाद इंसानी, अमन आलम और तरक्की ये बनी आदम के लिए ये समाजी या सियासी तहरीकें हैं। हमारी जो चीज इत्तेहाद इंसानी, अमन आलम और तरक्की ये बनी आदम के मनफी जाती है या उसके खिलाफ जाती है तो वो जायज नहीं है। तो तस्वुरात सियासत वो आइडियलिज्म है जो मैंने समझा है खान बादशाह खान या हमने साईं जीएम सैयद से। मकसद सियासत बिल्कुल क्लियर और रोशन सूरज की तरह है उनका रहा। अवाम की महकूमी को खत्म करना, समाजी बेहतरी और तरक्की और कौमी तशख्खुस की बहाली, इसके गिर्द उनकी सियासत रही। उसूल आजकल पॉलिटिक्स में नजरियात, उसूल और किरदार को पीछे छोड़ा गया है, लेकिन उनकी आदर्शी सियासत जाती हासिलात की नफी और बेलौस कुर्बानी के जरिए ये उनके उसूल हमें सियासत में नजर आते हैं बादशाह खान के। और उसके लिए रोल मॉडल सोसाइटी में एक कौमी कारकुन को, फर्द को और जमायत को होके आगे बढ़ना है। उनकी सियासत अदम तशद्दुद, गैर फिरका परस्त और
ये कॉन्सेप्ट था कि खुदा की खिदमत आदमी सीधा नहीं कर सकता, उसकी खिदमत के लिए खल्के खुदा की खिदमत खुदा की खिदमत के करने के बराबर है। इसलिए उन्होंने बुनियादी जो पहली तंजीम बनाई वो खुदाई खिदमतगार बनाई। इधर सियासत में जंग जदल और जिस माशरे में वो रहते थे उसमें हथियार और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने उनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि प्री पार्टीशन उन्होंने जो तहरीक अपनी बनाई वो अदम तशद्दुद के बुनियाद पे बनाई, जिसकी वजह से और उनका अदम तशद्दुद वो हथियार था जो बहादुरी की बुनियाद पे था। और उसकी बहादुरी की मिसाल ये है कि हमें नजर आता है खान बाजा या साईं जीएम सैयद उस बहादुरी को, उसूलों को, अपने नजरियात को, अपने अमल को जुर्रत से पेश करते थे और रुए जमीन पे कि किसी ताकत से भी डरते नहीं थे और बरमला वो अपने ख्यालात का इजहार कर देते थे। उनकी जिदोजहद पे तो मेरा ख्याल है 2 दिनों से बातें हो रही होंगी। इब्तिदा उनकी इस्लाह अफगान के लिए अंजुमन बनाना, मदरसा बनाना के जो बुराइयां हैं मुआशरे में या उनकी सोच में या कबायलियत है उनको यकजा करके कौमी शनाख्त में डालना। तहरीक जब वो अभी 30 साल के ही थे, अंदाजन 29 साल के थे, तो रूलेट एक्ट के खिलाफ पहली उनकी जदोजहद हुई, जिसमें आज भी पाकिस्तान के कवानीन वहां फंसे हुए हैं। वो है कि बगैर ट्रायल और जूरी के किसी भी सियासी कारकुन को उठा के और उसको पकड़ा जा सकता है और सजा दी जा सकती है। तो पहली उनकी जो तहरीक मुझे नजर आई, जो अमलन आई, जिसपे उनको जेल भी हुई, तो रूलेट एक्ट अंग्रेजों का वो जबरी कानून था। उनकी जिंदगी मुसलसल जिदोजहद में है। वो हिजरत तहरीक में भी गए, वो खिलाफत तहरीक में भी गए और वो 1930 में जब उनकी उम्र 40 साल तक पहुंची तो उनका शऊर की लेवल वहां तक पहुंची जहां पे दुनिया के 20वीं सदी में किसी उरूज की ज़हनियत, तरक्की याफ्ता ज़हनियत हो, वो है खुदाई खिदमतगार। और उन्होंने खुदाई खिदमतगार 1930 में बुनियाद डाली उसकी। अपनी जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद में गुजारी और अपने ख्यालात के साथ अमल को, ख्यालात के साथ अमल की हमांगी की। जेलों की हिस्ट्री को तो छोड़ दें कि वो तो मुसलसल ही रही, वो गुजरात का जेल हो, हजारा का हो, बॉम्बे का हो, मुख्तलिफ रहते रहे, लेकिन उनकी मुसलसल जिदोजहद और खुसूसन उसूलों पे कोई कंप्रोमाइज न करने की, ये उनकी इतनी खूबी थी कि कदावर शख्सियत उनकी थी कि 1939 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स का साथ करने की बात कर रही थी और एग्रीमेंट की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने उनसे लाताल्लुकी करके खुदाई खिदमतगार को बहाल किया कि ये एग्रीमेंट्स इनके साथ नहीं हो सकता। और 3 महीने में सब कॉन्टिनेंट के सारी बहुत बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने उनकी बात को सच मान के वापस तो तारीखी सच को, मुस्तकबिल को
जंग को वो समझते थे और उनकी दानाई यहां तक थी कि एक साइड पे पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुख्तलिफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप थी, लेकिन इनका मौकफ उस वक्त जब वो अभी 50 साल के भी नहीं हुए थे, उस वक्त उनका दुरुस्त था और उनका विजन दुरुस्त था। वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, गैरों की आजादी से निकलने के लिए लड़ रहे थे। वो जब गुजरात में थे तो उन्होंने अपने वफद भेजा मुस्लिम लीग को कि इसके लिए हमारा साथ दें कि इनकी मुल्क की आजादी। तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने कांग्रेस की तरफ भेजा, उन्होंने मुस्बत जवाब दिया, तो उन्होंने बगैर किसी अना के उनके साथ एग्रीमेंट करके और उनके साथ चले। उनकी पर्सनल जो कुर्बत थी इसी सिलसिले में हुई। 1931 में जब वो कराची में कमेटी में मीटिंग के लिए आए तो साइंस जीएम सद ने लिखा है कि मैं उनके प्रोग्राम में गया, उनको दावत दी और चाय पे बुलाया और वहां से मेरी उनसे पहली शनाख्त हुई, वो भी इसी सोच में। और वो जो साथ था 31 से लेकर आखिरी दम तक, वो उसी न सिर्फ शख्सी तौर पे लेकिन नजरियाती सोच पे और उसूलों पे एक ही रहा और आखिरी दम तक दोनों साथ रहे। वो जब इधर की रेफरेंडम की बात हुई पाकिस्तान में, यकीनन तौर पे वो यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट चाहते थे। उनके तस्वर में ये डिवीजन जो है, ये मुल्कों की डिवीजन नहीं हो रही, हिंदुस्तान की डिवीजन नहीं हो रही, मुसलमानों की डिवीजन हो रही है। इसलिए वो इसके खिलाफ थे कि मजहब की बुनियाद पे डिवीजन मुल्कों की ये जदीद दुनिया के ख्यालात के खिलाफ है और इसके कोई फायदे नहीं होंगे। लेकिन जब रेफरेंडम का चॉइस दिया तो उन्होंने कहा कि मकामी झगड़ा होने का अंदेशा है रेफरेंडम के लिए, एक प्रो पाकिस्तान एक प्रो इंडिया मूवमेंट चलेगी। तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि थर्ड ऑप्शन आता है कि हिंदुस्तान के रहना चाहते हो, पाकिस्तान के लिए रहना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो, तो रेफरेंडम में हिस्सा ले, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है आपस में तफरका। तो अंदर अपनी कौम की इत्तेहाद के लिए उन्होंने अपने उसूलों पे या किसी वक्ती फायदे के लिए कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। बाकी डर और खौफ, वो तो मैंने जो भी उनकी जिद्दोजहद पढ़ी है कहीं नजर ही नहीं आया। एक मर्तबा सवात के थे अब्दुल वदूद खान उधर हुक्मरान, वो कहते हैं कि मैं उनके पास गया मर्दान के जलसे के पे जाते हुए कि भाई आप भी हमारे अंग्रेजों के आजादी के साथ दें। तो उनके तासुर था कि मुझे लगा कि वो खुदा से कम और अंग्रेजों से ज्यादा डरता था। आज पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो असलम रईसानी ने तकरीर की, मैं खुदा से कम डरता हूं, पाकिस्तान फौज से ज्यादा डरता हूं, क्योंकि वो गफूर और रहीम है और ये गफूर और रहीम नहीं है। तो हमें उनकी नजरियात, बहादुरी, ये सारी चीजें, प्रिंसिपल्स और विजन, सब चीजों पे हम उनके पैरोकार हैं। तो ये हमारा उनसे कोई यकीनी तौर पे हमारा रूहानी और जज्बाती ताल्लुक की हद तक है, लेकिन उनके तस्वुरात जो थे उनको रियासत ने नहीं माना, या हमारा जो मुल्क है इसकी जो पायनियर या जमात थी वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी, या जो नजर आता है अमलन वो ये नजर आता है
कि मैं अभी कंपेयर कर रहा हूं मुस्लिम लीग प्री पार्टीशन, मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ये कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि आज बलोच तहरीक की, सिंध की तहरीक की, या सरहद उस वक्त या मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक में उस वक्त या आज जितने मिसिंग पर्सन्स होंगे, जितने कैद होंगे, जितने कोड़े होंगे, जितनी शहादतें होंगी, लेकिन आजादी की तहरीकें ये चलती हैं। लेकिन हमें उनके अफकार से जो समझ में आई कि वो तहरीक एंटी गैर मुस्लिम थी, अंग्रेजों से प्रो थी, और वो तहरीक लाना चाहती थी जो इंपीरियलिस्ट का जो प्लान था, इंपीरियलिस्ट का प्लान था कि इस एरिया में बफर स्टेट बने या क्रिसेंट स्टेट्स जो टर्की, ईरान और पाकिस्तान जो नया मुल्क बने, या अफगानिस्तान, ये रशियन को हॉट वाटर्स तक न लाएं। तो ये एक इंटरनेशनल गेम, और उसके लिए ये एथनिक डिवीजन या मुस्लिम लीग को स्पॉन्सर करके किसी तकलीफ के बगैर और ये तहरीक उनको स्पॉन्सर किया, और वो इनके दौर को एक्सटेंड कर रही थी जो ब्रिटिशर्स का था कि हम शायद 1977 तक ले जाएंगे। लेकिन जो मामला आए, क्योंकि जो 40 में आए, 40 में जब 23 मार्च 1940 करारदाद की बात की जाती है, उससे एक दिन पहले पार्टी के कन्वेंशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि पहले हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, क्योंकि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया कि हम दूसरी जंग आजादी में आपका हिस्सा नहीं देंगे, साथ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया कि हमें अब डोमिनियन स्टेट बन रही है जिसकी मिलिट्री एक होगी, उसके जोन्स होंगे, एक मुस्लिम ब्लॉक, एक गैर मुस्लिम ब्लॉक, तीसरा प्रिंसली स्टेट्स मिला के, और इनको कॉमनवेल्थ, और इसको स्पॉन्सर किया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के जाने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की तबाही हुई, चर्चिल हार गया यानी इलेक्शंस, लेकिन जब वो हुई तो उनका प्लान अलग बना, और उस वक्त की साम्राज्य की अलाइनमेंट थी कि ये बफर स्टेट बने, और उस बुनियाद पे ये लाया गया। लेकिन विजन इतना कम था कि वो समझ रहे थे कि जिस तरह अलहदगी की तहरीक चल रही है कि हम चल रहे हैं मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के हुसूल के लिए कर रहे हैं, तो ये प्लेट में मिलेगी। लेकिन विजन इतना कम था कि जिदोजहद में एक दिन भी कैद नहीं काटा। लेकिन उनकी पराये प्लान को ऑन करने के और उसको डिफेंड करने की वजह से नुकसान ये हुआ कि करोड़ लोग दरबदर हुए, लाखों शहीद हुए, और अब कई लोग जो है अपने देश से, वतन से माइग्रेशन हुई। वो इंडिया से भी हुई, पंजाब की डिवीजन हुई, और सिंध से एक बहुत बड़ी आबादी मुंतकिल हो गई। ये सब पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद की स्टोरी है। लेकिन ये जिदोजहद, जब ये कहते हैं इसमें हमारा खून पसीना शामिल है, तो जिदोजहद में खून पसीना नहीं है। वो अमल जो वक्त के साम्राज्य ने पेश किया, उनको उन्होंने ऑन किया कि हमें इक़्तिदार के लिए, तो ये थी हमारे उस वक्त की क़यादत की विजन, और इसकी नफी खान गफ्फार खान करते थे। हम इनकी इसीलिए कदर करते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लॉर्ड वेवल या मॉन्टगोमरी या इसमें ये मिला के ये जो रेड क्लिफ ने लाइन लगाई, तो उस मीटिंग में बहस भी नहीं की और जिन्ना ने सिर्फ सर हिलाया। उसकी वजह से बंगाल डिवाइड हो गया, उसकी वजह से पंजाब डिवाइड हो गया।
हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर इंडियन 42,000 किलोमीटर की है, लेकिन हमने जितना पंजाब गंवाया, अभी जब बंगाल गंवाया है वो 1.5 लाख किलोमीटर पे, स्क्वायर किलोमीटर्स पे है। तो अब कहते हैं कि तकमीले पाकिस्तान तब होगी जब कश्मीर से हमारी बात चलेगी। तो तकमीले पाकिस्तान जो 1.5 लाख किलोमीटर आपने गंवाई है, तकमीले पाकिस्तान तो तब होगी। लेकिन इनका विजन इस तरह है, क्योंकि हमने खान साहब से तकरीर सुनी कि जिन्ना का पाकिस्तान जो नजरियात के बुनियाद पे था वो 1971 में खत्म हो गया। अब नया पाकिस्तान है, जो बचा हुआ है उसको चलाना है। हमने तो ये समझा उनका कि उनकी तहरीक वो इस तरह कहते थे, लेकिन वो इन हालात में भी लोगों की बेहतरी के लिए अपने विजन से काम कर रहे थे। तो हम ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिशों के वजह से जो मुल्क में तब्दीलियां आई, पाकिस्तान बन गया, उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने पहली पीपुल्स पार्टी के नाम से जमात बनाई, उसी वक्त कैद कर दी गया, जमात न बनाने दी गई। पहले 18 साल की पाकिस्तान के बनने में 15 साल वो कैदो बंद में रहे। यानी सियासत की इजाजत नहीं। उन्होंने उस वक्त भी हालात के बुनियाद पे एक जनरल अयूब से फातिमा जिन्ना की मदद की इस हालात में भी, लेकिन उनको कहा गया कि ये गद्दारों की मदद से चुनती जा रही है। तो इन मौसने ने वतन को जब गद्दारी के खाते में डाल दिया, तो आज ये हम इन हालात का फेस कर रहे हैं कि आज यानी तबाही के किनारे पे है। एक वाकया मैं पेश करता हूं, जब वो, मैं सिर्फ उसकी अंदाजा करता हूं, 1985-86 में जब वो साइंस जीएमसी से जिन्ना हॉस्पिटल में मिलने आए, तो उस वक्त सिर्फ उनकी आंखों के तासुर और जुमलों को मैं सिर्फ बताता हूं कि ये मेरा पर्सनल है, शायद किसी को मालूम भी ना हो। वो जब आए तो साईं बिस्तर पे थे, तो जब वो सामने आए तो साईं ने हाथ उठाए और सलाम किया। खान साहब व्हील चेयर पे थे और उनके सामने आए, और वो जो हमें कभी कभी शहरों की समझ में आती है, जिनके आ जाने से आ जाती है रौनक मुंह पे, तो वो हमने देखा कि दोनों के चेहरों पे जो तासुर थे, मैं आज जिंदगी तक नहीं भूल सका। साईं ने कहा उनको कि सब चीजों पे कब्जा कर लिया है हमारे वतनों पे, अब इनसे कैसे जान छुड़ाएं। तो खान साहब ने क्या कहा? बादशाह खान ने कहा, नहीं, वो तो छुड़ाना है, लेकिन जो खाया है वो वापस करना है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, हम अमली सियासत में कहीं दूर चले गए। हमारी सियासत साथ रही, साईं जीएम से पीपुल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, इन सारे स्टेजेस में हमारा साथ रहा, लेकिन एंटी वन यूनिट फ्रंट, इन सब में हमारा साथ रहा। लेकिन उसके बाद जब वन यूनिट खत्म हुआ, पॉलिटिक्स चली गई, तो मैं एक दो चीजें बता के, शायद वक्त ज्यादा हो गया होगा, एक दो चीजें बता के खत्म करूंगा कि उन्होंने असफंदियार वली का, मैंने एक मर्तबा भाई का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मसलियत और बेगैरती में बहुत हल्की लाइन होती है, जो बहुत कम नजर आती है। हमें पता नहीं चलता कि कब मसलियत से लेकर हम बेगैरती की तरफ चले गए। तो हम जब अपने नजरियात, उसूलों और इखलाकियात की पॉलिटिक्स से अमली सियासत में कभी कभार
मुझे लगता है कि हम क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए ये जो बड़ी तहरीक जो पाकिस्तान बनने के बाद भी एक नेशनलिस्ट की ताकतवर तहरीक बन के आई, जिसमें अवामी लीग जीती और 2 प्रोविंसेस में भी इधर जीत के आए, लेकिन उसके बाद कभी कभार हमारी सियासत की मसलियतों में शायद हम दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। 2004 में हम अकोड़ा खटक गए अजमल खान के पास, उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे गुजारिश की। उन्होंने हमें 2 बातें बताई। उन्होंने कहा कि साईं जीएम सैयद ने, जिसका हवाला मैं एक और भी हवाला देता हूं, साईं जीएम सैयद का खत, गफ्फार खान का खत है, खान साहब का, जो उन्होंने जलालाबाद से 24/5/1971 में लिखा है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं जलालाबाद में, आपका अगर टाइम हो तो मैं, पक्का प्रोग्राम हो तो मैं आ जाऊं उस शहर में, कंधार में या कहीं। तो उन्होंने उसको कहा, खैर वो दोनों ममालिक में मैनेज ना हो सका। तो अजमल खटक ने यह कहा कि हमें साईं का मैसेज आया कि आप अवामी लीग की मदद करें, उसका साथ दें तो मुल्क बच जाएगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, हम इस ईस्टर्न पाकिस्तान का जो चल रही है, जो इत्तेहाद बन रहा है, उसमें मौजूदा जो इधर पीपल पार्टी और दूसरों का जो कोalition बना या उनका साथ देंगे। तो मुझे बताया गया कि आप जाके कराची में साईं को बता के आए कि हम ये नहीं कर सकते। ये अजमल खट्टक की, उन्होंने कहा कि मैं डाइंग, उस 2004 में उन्होंने कहा मेरे पता नहीं कितने दिन जिंदगी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं भी था, से जलाल महमूद शाह भी थे, कि मैं साईं को जब बोलने गया कि साईं ये हम नहीं कर सकते, फैसला हुआ है पेशावर की कॉन्फ्रेंस में, तो साईं ने मुस्कुरा के कहा कि तुम लोगों को दिमाग में नहीं बैठ रही पठान लोगों को, लेकिन एक चीज सुन लो, भूसे को अगर पानी लग जाता है और एक मर्तबा खराब हो जाता है तो जानवर भी नहीं खाता। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम उस वक्त ये अमल करते और अवामी लीग की चीज को मान लेते, 2 सूबे ईस्टर्न के और वेस्ट पाकिस्तान के, तो शायद मुल्क बच जाता, या हमारी आगे ये जो नेशनल मूवमेंट थी और पावरफुल हो जाती, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फिर 3 बन जाती। एक दूसरा, हम भाई बैठे हुए हैं, बीएनपी के बैठे हुए हैं सब, पूनम जब बना तो एक उम्मीद बनी कि शायद ये रिवाइवल नैब का है, शायद ये नेशनलिस्ट का ये है, ये आगे जाके इलेक्शन ही मास बनेगा, और पूरे मुल्क में ये दौरे हो रहे थे। उस वक्त भी कहीं हमसे किसी सबब से कोताही हो जाती है कि ये नेशनल मूवमेंट जो हम ख्याल सोच के हैं उनकी एक महाज बने, तो ये जो मुल्क ये जो मौके परस्त और वेस्टेड इंटरेस्ट गड़े में डाल रहे हैं और गैर यकीनी कैफियत में पूरी अवाम में इसको निकाल सकते थे। ये 2 इवेंट थे जिनकी वजह से नेशनल मूवमेंट में काफी नुकसान हुआ। तो हमारी गुजारिश ये है, आज मुल्क की क्या सूरत हाल है। हमारे कई इदारे, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हेड्स की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। यहां तक हुआ है कि जुल्फकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जूनेजो, उस पर अगर कभी बहस हुई तो मैं बताऊंगा, मोहम्मद खान जूनेजो स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान हेनरी किसिंजर ने जिया को, ठीक है सर, जिया को कहा कि इसको करें। ये भी उनके था, इधर नजर आ रहा था कि शरीफ बंदा ये, लेकिन उन्होंने अपना बंदा रखा। बेनजीर 88 में आई तो ये प्लान्स भी यूएस के थे कि इनको आना है, इनको इख्तियार देना है। 2008-7 में जो इत्तेहाद हुआ इनका, वो भी यही बना के परवेज मुशर्रफ को सदर बनना है, इसको वजीर आजम बनना है। तो हम यहां तक फंसे हुए हैं। आज भी हम जब निकलने की कोशिश करते हैं किसी फॉरेन पॉलिसी अपनी मदद से,
इलाकाई बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई तलवार आ जाती है और हमारा डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो हमें इस सूरत हाल से मेरा ख्याल है कि निकलने की जरूरत है। हमें आज इन चीजों से जान छुड़ाने के लिए हमें, क्योंकि पहले 24 साल जिना का पाकिस्तान था, अब जो 52 साल हुए हैं ये अब बचा खुचा पाकिस्तान है। इसमें जो इंटरनेशनल एजेंडा जिसकी वजह से ये स्टेट बना 1979 में और 21वीं सदी के शुरू में भी हमने पराई जंगें लड़ी और हमारे इलाकों के लोग शहीद हुए। तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा हमारे इन रहनुमाओं के अफकार से, और वो शक्ल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करके रीजनल पॉलिसी को तरजीह देनी पड़ेगी। हमारा अभी पंजाब भी डिवाइडेड है, सिंध की आबादी राजस्थान और गुजरात में रहती है, खैबर पख्तूनों की आबादी 2 मुल्कों में रहती है, बलोचों की आबादी 2-3 ममालिक में रहती है। हमें सॉफ्ट बॉर्डर करने चाहिए, सिर्फ ये बॉर्डर नहीं लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर भी सॉफ्ट बॉर्डर करना चाहिए। वो किस तरह होगा? कश्मीर पे सॉफ्ट बॉर्डर हो जाए, भले अक़वाम मुत्तहिदा में फंसे हुए हैं लेकिन वहां से इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करके सॉफ्ट बॉर्डर, हमारे यहां पे कश्मीर, उनका सॉफ्ट बॉर्डर, पंजाब सॉफ्ट बॉर्डर, सिंध से सॉफ्ट बॉर्डर, ये जब फॉरेन पॉलिसी चेंज करेंगे तो हमें इतनी ना फौज की जरूरत पड़ेगी ना इतनी हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और फिर हम अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकेंगे। हमें जरूरत नहीं है फ्रंट लाइन स्टेट की, हमें जरूरत नहीं है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों की जंगों में अपनी फौज को दिफा के लिए इस्तेमाल करें। हम अपने वतन में रहते हुए अपने लोगों की तरक्की के लिए अपने हुदूद में अपनी पॉलिटिक्स करें। रीजनल डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए हमें ये सार्क नहीं, इलाके में अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया का कॉन्सेप्ट को लें तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, ये सारे सॉफ्ट बॉर्डर्स जो कल्चरली भी करीब हैं, और हमें अपनी पूरी वॉर पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। वो नजरियात जिन्होंने मुसलमानों को बांटा, इनको रिव्यू करना पड़ेगा, और पाकिस्तान जो कसीरुल कौमी मुल्क है उनके तशख्खुस को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान नजरिया जरूर है लेकिन जमीन नहीं है, जमीन हमारे तारीखी वतनों की है और उनकी मालकी हमें चाहिए। इसलिए 21वीं सदी में आपने 75 साल पाकिस्तान चलाया, 24 साल पहला और 52 साल दूसरा, लेकिन नहीं चल रहा। आपकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, इसलिए रिव्यू